नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं भूपेंद्र शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। लेकिन इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम सब लोगों ने पहले भी चैप्टर पढ़े हैं। ये हमारे क्लास 9th का 4th चैप्टर है और ये सीबीएसई बोर्ड से भी है और एमपी बोर्ड से भी। तो ये बच्चों के साथ साथ एमपी टेट की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी है। तो ये हमारे सिलेबस में है, आइए इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इस चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आइए हम किसके ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसको हम समझेंगे। तो यहां पर आ जाइए। बिफोर यू रीड, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? जब आप जीनियस शब्द को सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? हु इज ए जीनियस? What qualities do you think a genius has? जीनियस कौन है और एक जीनियस के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storms about 100 years ago. आज हम सब लोग एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसने आज से 100 साल पहले इस दुनिया को हिला के रख दिया था। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick successions 4 ground-breaking papers. तो 1905 की गर्मियों के समय में एक 26 साल के व्यक्ति की खबर छपी हुई थी जिसमें 4 प्रमुख चीजों के बारे में बताया गया था। अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, इन चारों के बारे में बताया गया था। His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and entire cosmos, and transferred the name Einstein into the synonyms of the genius. उस अखबार में, समाचार पत्र में जो साइंटिफिक जर्नल्स थे उनके बारे में थोड़ा सा ही लिखा हुआ था, जो स्पेस के बारे में थे, टाइम के बारे में थे, कॉस्मोस के बारे में थे, और इसने आइंस्टाइन के नाम को बदलकर जीनियस बना दिया। यानी कि आइंस्टाइन को जीनियस नाम का सिनोनिम समझा जाने लगा। आइंस्टाइन माने जीनियस। 50 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रिगिन्स। आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन को हम जीनियस के रूप में जानते हैं और मानते भी हैं। आइए स्टोरी को पढ़ते हैं। उनके बारे में स्टोरी दी गई है। एज ए बायोग्राफी हम कह सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी भी है ना, इसलिए इसका कोई लेखक नहीं, ठीक है, यहाँ पर कोई दिया नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक तरह से ये उनके उपलब्धियों के बारे में बताता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14th March 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उलम, से आलम भी बोलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था। जर्मन एक सिटी थी जिसका नाम है उलम। विदाउट एनी इंडिकेशंस दैट ही वाज डिस्टेंड फॉर द ग्रेटनेस, जन्म के समय बिल्कुल भी कोई भी ऐसा लक्षण नहीं था कि ये व्यक्ति कभी भी कोई महानता वाले कार्य करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हिज मदर्स थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रिक। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। इसके विपरीत उसकी मां सोचती थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कैसा है, फ्रिक है। फ्रिक क्या होता है? ए वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट ए पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। फ्रिक वह व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्तियों की तरह
बातचीत नहीं करता, उनके जैसे व्यवहार नहीं करता, बिल्कुल अलग था, अन्य बच्चों से अलग था। इसका सिर जो था अल्बर्ट आइंस्टाइन का, वो अन्य बच्चों से और ज्यादा बड़ा था, टू लार्ज। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। 2.5 साल की उम्र तक अल्बर्ट आइंस्टाइन बोले ही नहीं। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. आखिरकार 2.5 साल के बाद इन्होंने बोलना सीखा, तो हर चीज को वो दो दो बार बोलते थे। Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये बिल्कुल भी भास नहीं था कि अन्य बच्चों के साथ उन्हें कैसे करना चाहिए, क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए। इसलिए जो भी इनके साथ खेलने वाले बच्चे थे वो सब इन्हें ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इसलिए यंगस्टर्स जो थे वो इन्हें अकेले छोड़ देते थे, जो अकेले अकेले रहते थे। ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये हमें पढ़ लेना चाहिए, ये जरूरी भी है। ओटो नेगबॉर, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein. तो ऑटो नेगबॉर ने एक हिस्टोरियन है, वो किसके हैं? एंशियंट मैथमेटिक्स के हिस्टोरियन थे। उन्होंने कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक कहानी बताई थी, that he characterized as a legend but that seems fairly authentic. ये कहानी इन्हें एक लीजेंड के रूप में, एक बहुत ही दंतकथा के रूप में हमें बताती है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी सही नहीं लगती। As he was a late talker, his parents were worried. तो वो बताते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन शुरुआत में बोले ही नहीं, तो उनके माता पिता कैसे रहे? बहुत ज्यादा चिंतित थे कि ये नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा, क्या बात है। At last, at the supper tables one night, he broke his silence to say. आखिर में वो जब वो खाना खा रहा था उस समय उसने बोला अचानक से ही, उसने कहा द सूप इज टू हॉट। किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि सूप कैसा है? बहुत ज्यादा गर्म है। Greatly relieved, the patients asked why he had never said a word before. उनके घर वालों ने बहुत राहत की सांस ली और उनसे पूछा कि अरे, इससे पहले तुमने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? अल्बर्ट replied, because up to now everything was in order. अल्बर्ट ने छोटे में उत्तर दिया कि सारी की सारी चीजें नियमित थीं, इसलिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आइए स्टोरी पे आते हैं। He especially loved mechanical toys. Looking at the newborn sisters Maja, he is have said, "Fine, but where are her wheels?" अल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन से ही मैकेनिकल टॉयज से खेलना बहुत पसंद था। इसीलिए जब उनकी बहन इस दुनिया में आई, यानी उनका जन्म हुआ, जिसका नाम माजा था, आप लोगों को याद रखना चाहिए, उनकी सिस्टर का नाम था माजा, तो उन्होंने उसे देखकर कहा कि और तो चलो ठीक है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? इतना क्या है, मैकेनिकल टॉयज के साथ ही खेलते रहते थे। A headmaster once told his father that what Einstein chose a profession would not matter because he will never make a success at anything. तो यहां से थोड़ी सी बढ़ती है कहानी। तो बताते हैं कि बस जब उनके फादर हेडमास्टर के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा होगा कि क्या प्रोफेशन चुनना चाहिए आइंस्टाइन को, तो उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चुन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि हेडमास्टर का ऐसा मानना था कि आइंस्टाइन अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, वो अपने कोई भी प्रोफेशन चुन ले, उस प्रोफेशन में वो सफल हो ही नहीं सकता। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6. इसके बाद आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना शुरुआत किया, वायलिन बजाना सीखा 6 साल की उम्र में। बिकॉज हिज मदर्स वांट टू हिम, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती थी कि वो वायलिन बनाना सीखे। He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skills throughout his life. और फिर उसके बाद उन्होंने एक अच्छे वायलिनिस्ट के रूप में
उसको भूमिका को दर्ज किया, यानी अच्छे वायलिनिस्ट बने, और उसको अपने जीवन भर के लिए अपने पास रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बुरे भी क्या है शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड। वे कहां पर गए? वे म्यूनिक गए हाई स्कूल में पढ़ने के लिए, जहां पर उनकी परिवार, आइंस्टीन का परिवार तभी पहुंच गया था जब वे 15 वर्ष के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर करीबन करीबन सारे सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छे अच्छे अंक प्राप्त किए। अल्बर्ट आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशंस। अब रेजिमेंटेशन का मतलब होता है ऑर्डर टू डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम। जब डिसिप्लिन को, अनुशासन को बहुत ही उच्च स्थिति पे लेके जाए, उसे रेजिमेंटेशन कहते हैं। जिस प्रकार से रेजिमेंट में, आर्मी की रेजिमेंट में कितने अनुशासन होता है, उसी प्रकार से। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और इनकी हमेशा अपने टीचर्स से बनती नहीं थी। एट द एज ऑफ 15 अल्बर्ट आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफ्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल में बहुत ही बुरा लगने लगा, उन्हें घुटन होने लगी। स्टिफिल्ड का मतलब होता है अनेबल टू ब्रीथ। भाई यहाँ पर ब्रीथ का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि सांस नहीं ले पाते, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें स्कूल में अच्छा ही लगता था, क्योंकि जब भी वो क्लास में जाते थे तो उनके टीचर से उनकी झगड़ा हो जाता था। एक तो उन्हें हिस्ट्री वगैरह के जो आर्ट के जो सब्जेक्ट थे, उन्हें पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। तो वो उनसे कब जब कोई क्वेश्चन याद कराया जाता था तो उनसे कहा जाता था एज इट इज याद करिए, जैसा उसमें लिखा हुआ है वैसे याद करिए। तो ये कहते थे मैं क्यों करूँ याद, मुझे मरे हुए लोगों की डेट क्यों याद रखनी है, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भविष्य में इनका कोई काम नहीं आने वाला, मैं इनको क्यों याद रखूं। तो उनके टीचर उनसे गुस्सा हो जाते थे। बल्कि गणित वगैरह में और साइंस वगैरह में ये टॉपर स्टूडेंट थे, और सब्जेक्ट में इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनकी होती रहती। तो रोज उन्हें लगता था कि भाई वो स्कूल जैसी बिल्डिंग जो उन्हें देख कर ही उन्हें अच्छा ही लगता था, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूल की छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन एंड लेफ्ट देयर सन्स विथ रिलेटिव्स। तो फिर उसके बाद इन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो अल्बर्ट के पेरेंट्स जो थे वो मिलन पहुंच गए और अपने इस मित्र को लेकर अपने सगे संबंधियों के यहाँ पे इनको छोड़ा। After prolonged discussions, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. आखिरकार मिलन को छोड़कर भी वो कहाँ पर पहुंच गए? जर्मन स्पीकिंग एरिया जो था स्विट्जरलैंड, वहां पर पहुंचे पढ़ने के लिए। इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। और स्विट्जरलैंड इतनी आजाद, इतनी खुले विचारों वाले शहर था जो मिलन से काफी अलग था। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड द मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टाइन शुरुआत से ही मैथमेटिक्स में बहुत ज्ञाता रहे और फिजिक्स के भी काफी इंटेलिजेंट रहे। हाँ, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। तो स्विट्जरलैंड में स्टडी खत्म करने के बाद इन्होंने निश्चय किया कि वो कहाँ पर पढ़ेंगे, अब ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो आप सब लोग इन चीज़ों पर ध्यान देना, जिन जिन जगह पर ये पढ़े हुए हैं उन चीज़ों पर ध्यान देना। जो वर्ड्स जो यूज किए गए हैं, जिनके लिए उनका वर्ड्स ही मीनिंग यूज किया गया है, उन सबको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत इनके फादर मदर के बारे में पूछ लिया जाएगा कि इनके फादर का नाम क्या था, मदर का नाम क्या था। ठीक है, जैसे इस बहन का नाम इसमें बताया था, सिस्टर का नाम बताया था, उन सभी चीजों के बारे में। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग्स दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वाल्डस मिस्टेक्स। तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख पहुंच गए, और वहां पर पहुंचने के बाद ये तो इंटेलिजेंट थे ही, लेकिन ये मूछे रखते थे, वालरस बनी मूछे, जैसे कि आप कोई इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि इनकी मूछे कैसी हैं। वैसे आप सब लोगों ने पहले भी फोटो वगैरह देखा होगा। तो उनकी ऐसी मूछे थी, घनी, मोटी मोटी, है ना। तो साइंस को ऐसे, साइंस वाले लोग जो है मूछे रखते नहीं,
क्योंकि वो उन्हें मिस्टेक्स पसंद नहीं। हाँ, he also felt a special interest in the fellow students मेलिवा मैरिक्स। तो वहां पर उनकी मुलाकात एक फीमेल स्टूडेंट से हुई जो उनके साथ में ही थी। उनका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creatures, जिसे देखकर उन्हें लगा कि वास्तव में ये बहुत चतुर प्राणी है। कौन? उनके साथ में जो पढ़ने वाली जो लड़की थी मिलेवा मैरिक। दिस यंग सर्व had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe। इस सर्वे ने सर्व यहाँ पर यूज किया गया है, वो कम इसलिए स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख इसलिए आई थी क्योंकि यूरोप में कुछ ही यूनिवर्सिटीज थी जहां पर डिग्रियां मिलती हैं महिलाओं को। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइन। तो उन्हें लगा कि इनके साथ उनका गठजोड़ सही रहेगा। एली का मतलब होता है ए फ्रेंड और एन एसोसिएट, दोस्त या एक साथी, चाहे भले ही फिलिस्टाइन ही क्यों ना हो। फिलिस्टाइन एक ऐसा शब्द होता है, अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट द पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक। ऐसे लोग जो लोगों को आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं। Those people in his family and at the university with whom he was constantly to the odds। तो ये दोनों ही लोग कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन और मेलवा मैरिक, ये दोनों ही साथ साथ रहे यूनिवर्सिटी में, साथ साथ काम किया। द कपल फेल इन लव, इन दोनों में एक दूसरे के प्रेम भी हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू द वर्ड्स। तो इन दोनों के बीच में पत्रबाजी भी हुई, और पत्रबाजी में इनके क्या है, साइंस का यूज किया गया, मिक्सिंग साइंस विद द टेंडरनेस। इनके पत्र में भी क्या है, साइंस का उपयोग करते हुए लिखा गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव बॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए वेरियस कंक्लूजन्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, आओ देखो कैसा रहेगा दोनों का, तुम दोनों कितने खुश रहेंगे, कितने गर्वित होंगे जब हम तुम दोनों एक साथ करके क्या करेंगे, काम करेंगे और संबंधता प्रकट करेंगे, संबंधता बताएंगे किसके बीच में, रिलेटिविटी जो है फिजिक्स की उसके बारे में, है ना, और उसके बाद निर्णय पर भी पहुंचेंगे। इन 1900 at the age of 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन was a university graduate and unemployed। सन 1900 में अल्बर्ट आइंस्टाइन 21 वर्ष के हो गए और वे ग्रेजुएट भी हो गए यूनिवर्सिटी से, लेकिन अब तक वो अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। जैसे उनकी डिग्री हो गई तो उन्होंने क्या किया, एज ए टीचर असिस्टेंट के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया, प्राइवेट ट्यूशन वगैरह देने लगे, लेकिन उन्हें 1902 में जॉब मिल गई एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट एट द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। पेटेंट ऑफिस बर्न में उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उन्हें जॉब प्राप्त हो गई थी। while he was supposed to be assessing other people's invitations। तो जहां पर उन लोगों को क्या हो गया, उन्हें पीपल्स इनविटेशन भी इनको आने लगे, देखने लगे ये उनको। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट्स। तो इसी समय लोगों के विचार देखते थे, इन्वेंशंस को देखते थे, और इन्वेंशंस को देख देख के उनके मन में भी खुद के विचार भी आने लगे कि वो भी क्या है कि उन्हीं चीजों पर थीसिस करने शुरू कर दें, खोज करना शुरू कर दें। He is said to have jokingly called the desk drawer at work at the Bureau of Theoretical Physics। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है मजाक मजाक में अपनी डेस्क ड्रॉवर को क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, अपनी टेबल को ही कहते थे। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स ये ऑफिस का नाम है, लेकिन वो अपनी ड्रॉवर को ऐसा बोलते थे, डेस्क ड्रॉवर को। ठीक है, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 में उनका एक पत्र प्रकाशित हुआ जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दर्शाया था।
according to which time and distance are not absolute. इनके अनुसार समय और दूरी निश्चित नहीं है. Indeed, two perfect accurate clocks will not continue to show the same time. और उन्होंने ये भी मानना था कि अगर दो अच्छी घड़ियों को एक साथ भी चालू किया है तो वो भी एक समय सही समय नहीं बताती. If they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the others. उनका ऐसा मानना था कि अगर भले ही घूम के आ जाए फिर भी एक साथ आ जाए तो भी एक दूसरे में अंतर जरूर होता है. From this follow the world most famous formula which describe the relationship between the mass and energy. आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, E is equal to mc². उन्होंने ये समझाया था, इस कोटेशन को याद रखना ये जरूरी है. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. उनका मानना था कि अगर आप किसी अच्छी लड़की के साथ में बैठे हुए हैं, 2 घंटे से बैठे हुए हैं, तो आपको लगेगा कि आप उसके साथ केवल मात्र 2 मिनट बैठे हुए हैं. When you sit on a hot stove for 2 minutes, अगर आप किसी गर्म तवे पर क्या है 2 मिनट के लिए भी बैठ जाएं, it seems like 2 hours, और आपको ऐसा लगेगा कि आप 2 घंटे से उसके ऊपर बैठे हैं. यही दोनों के बीच में रिलेटिविटी है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बताया गया. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने प्रॉब्लम्स, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए थे, कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने हुए लगा थे, तब उनकी प्राइवेट लाइफ कैसे हो रही थी? खराब होती जा रही थी. अनरेवलिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग टू फेल. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट. अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी सहपाठी मिलेवा से शादी करना चाहते थे स्टडीज खत्म होने के बाद, लेकिन उसकी माँ जो थी इस शादी के विरोध में थी. She thought मिलेवा who was 3 years older than her son. उन्हें लगता था कि मिलेवा उनके पुत्र से 3 साल बड़ी थी. तो कितनी साल बड़ी थी? 3 साल. इस बात को याद रखने की जरूरत है. 3 years older than Albert Einstein. Was too old for him. वो कैसी थी? ज्यादा बड़ी थी. She was also bothered by मिलेवा intelligence. अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो माँ थी वो मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी ज्यादा परेशान थी. शी इज ए बुक लाइक यू. वो हमेशा ये कहती रहती थी कि तुम जिस प्रकार से पढ़ते रहते हो वो भी पढ़ती रहती है. दोनों में कोई अंतर ही नहीं है. घर का काम कौन करेगा? सारे काम कौन करेगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी शादी को कुछ समय के लिए टाल दिया. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. आखिरकार दोनों ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और मिलेवा ने, दोनों ने जनवरी 1903 में शादी कर ली एंड हैड 2 सन्स. और उनको उनसे 2 पुत्र भी हुए. बट ए फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फ्लेटेड्स. लेकिन कुछ सालों के बाद उन दोनों की शादी में कमजोरी आ गई, रिश्ता टूटने लगा. क्यों? मिलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. मिलेवा को ऐसा लगता था कि उसने जो भी पढ़ा लिखा, जो भी उसने क्या है ज्ञान अर्जित किया है, वो एक हाउसवाइफ बन के क्या हो गया? सब के सब बेकार हो गया, बर्बाद हो गया. वो भी अपनी इच्छाओं को चाहती थी, पूरे करना चाहते थे. आफ्टर ईयर्स ऑफ द कांस्टेंट फाइटिंग्स द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1990. कुछ सालों झगड़ा होने के बाद 1919 में दोनों ने तलाक ले लिया, डिवोर्स ले लिया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर. उसी साल 1919 में आइंस्टाइन ने अपनी कजिन एल्सा के साथ शादी कर ली. आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर्स considered with his rise to world fame in 1915. आइंस्टाइन की जीवन का एक नया चैप्टर 1915 के साल शुरू हुआ. He had published the General Theory of Relativity. उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित करवाया, which provided a new interpretations of gravity. जिसने गुरुत्वाकर्षण की नई सिद्धांत को प्रस्तुत किया. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. जो 1915 में उन्होंने जो रिलेटिविटी बताई थी वो 1919 में प्रूफ हुई. जो सन के द्वारा बनाए हुए एक्लिप्स है
उसके द्वारा पता चला कि आइंस्टाइन हैज करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, आइंस्टाइन ने पहले ही उन सभी चीजों को अच्छी तरीके से, सही तरीके से कैलकुलेट किया था। एंड एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्ट थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। सबको पता चला कि तारों से आने वाला प्रकाश जो है वो सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण से क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, दूसरी ओर चला जाता है, किसी सेम डायरेक्शन में नहीं रहता है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क वाज द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जो न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड जो था, उनका काम जो था साइंटिफिक रेवोल्यूशन की तरह सबके सामने प्रस्तुत हुआ। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। इसी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में 1921 में। He was showered and honored and invitations from all over the world। उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें आमंत्रण दिए गए, पूरे दुनिया से उन्हें बुलाया गया। एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। When the Nazis came to the power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States। जब जर्मनी में 1933 में नाजी प्रभावशाली हुए, नाजी ताकत में आए, पावर में आए, तो आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़कर यूनाइटेड स्टेट में आकर रहना शुरू कर दिया, एमिग्रेटेड हो गए, प्रवास पे आ गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists as an uproar। जब उन्हें पता चला कि बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हो गई है, तो इस खबर से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। Many of them had fled with the fascisms just as Einstein had, and now they were afraid and Nazis could use the atomic bomb। कुछ लोग तो बहुत घबरा गए, कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भाई आइंस्टाइन की जैसे सब लोग घबरा गए। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि अगर जर्मनी ने न्यूक्लियर फिजन के क्या है डिस्कवरी कर लिया है, तो निश्चित ही वो एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे। At the urging of colleagues, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt। सब लोगों के कहने के और प्रार्थना करने पर आइंस्टाइन ने उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्हें एक पत्र लिखा। कब? 2 अगस्त 1939 को उन्होंने अपने पत्र में लिखा, इन विच ही वार्नड, इस पत्र में उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को चेतावनी देते हुए कहा, a single bomb of this type explode in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territories। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार का अगर बम पोर्ट के आसपास भी फूटता है, तो पोर्ट के साथ साथ और उसके चारों तरफ जो भी टेरिटरीज हैं, जो भी क्षेत्र है, वो सब के सब बर्बाद कर देगा। His words did not fail to have an effect। उनके जो शब्द थे, उनका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। The Americans developed the atomic bomb in the secret project of their own। अमेरिकन्स ने भी अपने एटॉमिक बम का सीक्रेट प्रोजेक्ट के द्वारा आविष्कार कर लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा नागासाकी इन अगस्त 1945। और अमेरिका ने भी अपने एटॉमिक बम का प्रयोग किया और जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में पटक दिया। आइंस्टाइन was deeply shaken by the extent of the destruction। आइंस्टाइन इस तबाही से बहुत ज्यादा घबरा गए। This time he wrote a published message to the United Nations। इस समय उन्होंने पत्र किसके लिए लिखा? यूनाइटेड नेशन के लिए पत्र लिखा। In it he proposed the formation of the world government। उन्होंने वहां पर ये कहा कि दुनिया की एक अलग सत्ता बनानी चाहिए, पूरी दुनिया की एक सत्ता होनी चाहिए। Unlike the letter of Roosevelt, this one made no impact। उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने रूजवेल्ट के लिए पत्र लिखा था, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड्स आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। लेकिन अगले दशक में आइंस्टाइन ने क्या किया? पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा दखलंदाजी शुरू की। एजिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ द आर्म्स build up and using his popularity to campaign for peace and democracy। तो इतनी तबाही से, इतनी नुकसान से बचने के लिए उन्होंने
खुद ही कैंपेन चलाने के लिए शुरू किया, शांति के लिए, भाईचारे के लिए, लोकतंत्र के लिए। When the Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen of the much as scientific genius. जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु 1955 में हुई 76 साल की उम्र में, तो उन्हें एक विजनरी के रूप में, एक दूरदर्शी के रूप में, एक दुनिया के नागरिक के रूप में और एक सबसे महान साइंटिस्ट जीनियस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म। मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। कुछ टॉपिक हैं जो शब्द हैं उन पर ध्यान दीजिए। तो मेरा उम्मीद है कि सबको क्लियर हुआ होगा चैप्टर। कृपया अपनी अपनी राय जरूर दें, अपने अपने कमेंट से जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसको भी बताएं, तो उसके लिए मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।